सर मैंने पूछना है था, चूँकि मैं जनरल सर्जरी का पीजी हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी है। अब 2 साल मैंने तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट एग्ज़ाम के लिए 4-5 मंथ्स रिमेनिंग है। अब इस ड्यूरेशन में मैं वो बेन एंड लव सर्जरी की बुक है वो पढ़ रहा हूँ, थ्योरी। तो अब चूँकि एग्ज़ाम करीब है, उसको मैं रिवाइज़ नहीं कर सकता हूँ और इसके अल्टरनेट में एक बुक है MCQs। तो बेहतर ये होगा कि मैं एग्ज़ाम तक 4 मंथ से 3 मंथ से ये MCQs पढ़ूँगा, सही होगा, बेहतर होगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, या मैं पूरी जो बुक है सिलेबस की सर्जरी की। देखो बेटा, मैं 1998 में ना पहली दफ़ा FCPS का एग्ज़ामिनर बना था। 1998। आप कब पैदा हुए थे? मैं 1992। 92। अच्छा, आप 6 साल के थे। अच्छा, मेरा ना एक वास्ट एक्सपीरियंस है और सारे यहाँ चेंजेस जितनी आती हैं सारी, ऑब्वियसली आई एम पार्ट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन। बड़ा मुझे फ़ख्र है इस बात पर, और मेरा कॉलेज है और लाइक माई होम है सारा। तो मैं यहाँ स्टूडेंट था, फिर मैंने FCPS किया, फिर मैं यहाँ सुपरवाइज़र बना, फिर मैं एग्ज़ामिनर बना, फिर मैं ATLS का भी कोर्स डायरेक्टर हूँ, फिर मैं यहाँ की फैकल्टी में भी था, फिर मैं इस तरह सब चीज़ें, मतलब हमारा अपना घर है ये। मैं आपको ना पूरे यकीन से, और मैं मेडिकल एजुकेशन में भी ज़ाहिर है मैंने किया, MCPS HP में पढ़ाता भी हूँ, मैं आपको ना पूरे यकीन से जो बात कहता हूँ इस पर अमल करें। और वह इसकी मिसाल ना अपने बेटे की वजह से, मेरा बेटा उसने जब पार्ट 1 का इम्तिहान दिया ना, तो मैंने उसको कहा कि बेटा ये तुम्हारा पढ़ने का तरीक़ेकार है, ये ठीक नहीं है। कहता अब्बू आपको नहीं पता, आपके ज़माने में और बात होती थी, ये सारे MCQ से होते हैं, ये MCQ सारी गाइडें होती हैं, वहाँ से चोरी हो जाते हैं, सवाल सारे पता होते हैं, ये सवाल ही हमने करने होते हैं। तो उसने MCQ हो सकता है कि आपके पास किसी तरीके से वो सारे के सारे MCQ मौजूद हों, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि जितने बैंक में MCQ पढ़े हैं सारी उसकी किताब छपी हुई आपके पास पड़ी और आप उसको सारे कर लें और आप उसको सारे याद भी आ जाएं। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। और नंबर 2, अगर आप पास हो भी गए तो ये नॉलेज आपकी पूरी की पूरी दिमाग का, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं बनेगा और आप इस नॉलेज को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हमारे जहन के अंदर नॉलेज 2-3 तरीके से आता है। एक होता है सुपरफिशियल नॉलेज, जो होता है रटा। सुपरफिशियल नॉलेज ये होता है कि बताओ कि 5 कॉजेज़ उसकी क्या हैं, आपके कॉज 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, ये है सुपरफिशियल। ये सिर्फ रिकॉल के काम आता है। और एक होता है डीप नॉलेज। डीप नॉलेज हमारे पास आता ही तब है जब वो एक्सपीरियंशियली तरीके से हमारे पास आए, यानी एक्सपीरियंस के तौर पर आए। यानी मैं आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन 7 से कम हो तो हम उसे कहते हैं अनीमिया, फॉर एग्जांपल। और मैं आपको एक मरीज़ दिखाऊं जो कब यहाँ से देखो, उधर देखो, ये सफ़ेद है और उसका रंग वो, उसका टैकीकार्डिया, मैं कहूँ देखो ये अनीमिया है जिसको ये है। अब ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज आपके पास आएगा, ये आपको। अच्छा, अगर एक्सपीरियंशियल नॉलेज की अपॉर्चुनिटी ना हो तो फिर जो दूसरा तरीका सुपरफिशियल नॉलेज को डीप नॉलेज के करने का है वो है एलैबोरेटिव रिहर्सल। रिहर्सल भी 2 तरह की होती है, एक होती है रिपीटेड रिहर्सल और एक होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल। रिपीटेड रिहर्सल होती है मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम मुझे सुनाओ, मेरा टेलीफोन नंबर ये है, यानी रिपीटिव रिहर्सल। एलैबोरेटिव रिहर्सल वो होती है जिसमें आप टेक्स्ट बुक के जरिए मिसालें देखकर, चार्ट देखकर, पाई चार्ट देखकर, टीचर ने आपको बताया, आपने पढ़ाया, तो इसको कहते हैं एलैबोरेटिव रिहर्सल। या तो एक्सपीरियंशियल वे से नॉलेज हमारे अंदर जाए या एलैबोरेटिव वे में जाए तो ये नॉलेज परमानेंट आपके न्यूरॉन का हिस्सा बन जाता है। ये बात मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, अब तो बड़े साल हो गए। उसने कहा नहीं अबू नहीं, वो और ज़माना था, वो और ज़माना था। और जब उसका पार्ट 1 का रिजल्ट आया तो ऐसे मुँह लटकाया हुआ उसका, कहता अबू मैं तो पास नहीं हुआ। मैंने कहा अब तुमने ये करना है, तुम आराम से बैठ के स्नेल या RJ लास्ट या डिसेक्टर, जो भी तुमने एनाटॉमी की, लीफ टू लीफ पहले किताब पढ़ो और जो भी पढ़ो वो डिस्कस किया करो। गाइटन को पूरी पढ़ो और डिस्कस करो। और जो लिप्टन कॉक है, वो जो पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ लिप्टन कॉट, हाँ बायोकेमिस्ट्री की वो पढ़ो, पैरासाइटोलॉजी की वो जो ब्लैकवेल और जो वो किताब है वो पढ़ो सारी। कहते तो बहुत किताबें। मैंने कहा इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम शॉर्टकट से पास हो भी गए, और 6 बंदों ने कहा कि नहीं हम तो वैसे हो भी गए, जूँ ही आप रेजिडेंसी में आओगे फ़ौरन तुम्हारा पता लग जाएगा कि चट हो जाओगे तुम। तो उसने ऐसे ही किया। और यानी तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके इम्तिहान कितना अर्सा है अभी? 6 मंथ। अच्छा, अलबत्ता सुपरफिशियल लर्निंग और डीप लर्निंग के दरमियान एक दरमियानी रास्ता होता है
जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लर्निंग। यस अब आपको सुपरफिशियल लर्निंग नहीं करनी चाहिए, डीप लर्निंग का आपके पास टाइम नहीं है, आप करें स्ट्रेटेजिक लर्निंग। यानी पूरे के पूरे कोर्स को किसी सीनियर के साथ बैठकर कैटेगराइज कर लें कि कौन सा बहुत एसेंशियल है, कौन सा मॉडरेटली एसेंशियल है और कौन सा ज़रा रेयर है, यस और उस स्ट्रेटेजिकली आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और दूसरा, आपको पता है कि जितने भी कॉलेज हैं, रॉयल कॉलेज भी है, इनके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस होते हैं और वो कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। आपके टोक्स का पता होता है कि भाई जो सवाल हैं कितने उसमें से आएंगे, कितने उसमें से आएंगे, कितने। जैसे आप जनरल सर्जरी में आप करेंगे तो आपको पता ही है कि इंटेंसिव केयर, रिहैब, इंटेंसिव केयर, आईसीयू केयर, सेप्सिस, इसमें से 2-3 सवाल आएंगे ही आएंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन में से आएंगे ही आएंगे, ट्यूमर्स में से इतने आएंगे ही आएंगे। तो इसका नाम होता है स्ट्रेटेजिक। तो लिहाजा MCQ सिर्फ होता है इम्तिहान से 1 हफ्ता 10 दिन पहले तैयार करने का, उससे पहले आप एलेबोरेटिव। और मैं आपको बड़ी एग्ज़ाम से पहले तमाम जो कैंडिडेट इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए मेरी सजेशन होगी, आप 2-3 बंदों का ग्रुप बनाएं और बोल ही जाएं जो आपने पढ़ा इनको सुनाएं, जो ये पढ़ा इनको सुनाएं। दिस विल कन्वर्ट योर सुपरफिशियल लर्निंग इनटू एन एलेबोरेटिव लर्निंग। 24 घंटे, अगर आप फर्ज करें 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 1.5 घंटा MCQ के लिए निकाल लें, 6.5 घंटे जो है ना वो उस तरह पढ़ना शुरू करें थ्योरी के और उसको फिर लोगों के साथ डिस्कस भी करें। तो ये मेरा आंसर है आपके सवाल का। बस ओके, लो भाई थैंक यू। चलते हैं अब।